यूपीसी आईएएस एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू को डिस्कस करेंगे कि हमारी जो दो पोल्स है, एक जो नॉर्थ पोल पर है विच इज आर्कटिक ओशन और जो साउथ पोल पर है दैट इज अंटार्कटिक ओशन, इसमें से एक जगह जो कि परमानेंटली फ्रोजन रहता था, वी आर एक्सपेक्टिंग बाय वेरियस सिमुलेशन मॉडल्स बाय यूज ऑफ एआई और मैथमेटिकल मॉडल्स लगा करके हमें ये पता चल रहा है कि वी वर एक्सपेक्टिंग, इनिशियली भी ये खबर आई थी बट ये एक्सपेक्ट करें कि 2050 तक आते आते हम लोग आर्कटिक में आइस फ्री समर्स देखेंगे। सो समर सीजन में जो उनके यहाँ 6 महीने होती है, एट द पोल्स वी हैव 6 मंथ्स ऑफ डे टाइम, ठीक है। तो आर्कटिक पर जो 6 महीने का समर्स होगा और 6 महीने का डे टाइम होगा, उसमें ये एक्सपीरियंस किया जाएगा कि देयर विल बी, इट विल बी एन आइस फ्री समर। अब एग्जैक्टली स्पीकिंग आइस फ्री का डेफिनेशन भी थोड़ा अलग है, बट ये जो 2050 में एक्सपेक्ट किया जा रहा था, ऑफ लेट ये वेरियस सिमुलेशन मॉडल से पता चल रहा है कि ये 2030 से पहले हो जाएगा। कुछ तो ऐसे भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि बाय 2027 भी ये हो सकता है, बट बिफोर 2030 फॉर श्योर, ठीक है। सो ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ वेरी गुड न्यूज। ये बहुत ही सैडनिंग है कि हमारा क्लाइमेट चेंज के प्रति जो एफर्ट्स है, जो भी हम लोग एफर्ट्स लगा रहे हैं कि हम लोग क्लाइमेट चेंज को अरेस्ट कर पाए, चाहे वो मिटिगेशन में हो या अडेप्टेशन में हो, नन ऑफ दीज एफर्ट्स, इसमें से कोई भी एफर्ट इतना सिग्निफिकेंट नहीं है जो इस सिचुएशन को रिवर्ट बैक कर पाए, ठीक है, या हम लोग इस सिचुएशन को अरेस्ट कर पाए, ऐसा ना होने दे। तो ये न्यूज में क्यों चल रहा है? क्योंकि एज वी डिस्कस सिमुलेशन से ये पता चला है। ऑब्वियसली हम लोग इस लेवल तक पहुंचे नहीं है, बट बहुत सारे, क्योंकि करंट ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर जो है जिस पेस में बढ़ते चला जा रहा है, सो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि इन नियर फ्यूचर बाय वेरियस मॉडल्स, अगर ये रेट है तो आगे चल करके हम लोग कहां पहुंचेंगे, दैट इज व्हाट वी हैव सीन कि दिस विल गो आइस फ्री, दिस विल बिकम आइस फ्री बिफोर 2030, ठीक है। अब इसके साइज की बात की जाए, अगर इसको एक्सेप्ट करना चाहें कि ये ज्योग्राफिकली ये कितना बड़ा रीजन है जो कि आइस फ्री हो जाएगा, सो इन टर्म्स ऑफ इट्स एरिया दिस इज 16 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का टोटल एरिया है। 16 मिलियन स्क्वायर का टोटल एरिया है आर्कटिक का, और यूएस अकेला 9 या 9 पॉइंट समथिंग मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। सो दिस इज लार्जर देन द साइज ऑफ यूएसए। अब आप मैप में इमेजिन कर सकते हो कि यूएस से ज्यादा बड़ा एरिया जो कि पूरा ग्लेशियर से कवर्ड था, वो पूरा अगर मेल्ट कर जाएगा, पूरा मेल्ट कर जाएगा ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड, 6 मंथ्स ऑफ टाइम, ठीक है। बट ये भी सिचुएशन आएगा कि इफ इट मेल्ट्स तो ये पानी ऑब्वियसली इट विल लीड टू सी लेवल राइज और बहुत सारा इंपैक्ट आएगा। सो वी विल बी स्टडीइंग अबाउट द इंपैक्ट, बट दिस वाज जस्ट एन आइडिया कि हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कितना बड़ा आइस कवर हम लोग हो रहे हैं, ठीक है। सो 80,000 किलोमीटर स्क्वायर पर एनम का डिडक्शन हो रहा है। 80,000 ये हमारा एनुअल डिक्लाइन है, ठीक है। आर्कटिक आइस का एनुअल डिक्लाइन पर एनम, इतना आइस वो खोते जा रहा है हर साल। अगर ये बढ़ करके इतना तक पहुंच जाए, दैट इज 1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का एरिया पर एनम अगर डिक्रीज करने लगे, तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं ब्लू ओशन इवेंट। दिस सिचुएशन विल बी नोन एज द ब्लू ओशन इवेंट। ब्लू ओशन इवेंट क्या होगा कि मतलब अभी जो डिक्लाइन है ओशन, आर्कटिक ओशन में या आर्कटिक कवर में जो करंट डिक्लाइन है, दिस इज 80,000 किलोमीटर स्क्वायर पर एनम। बट ये अगर बढ़ते जाएगा, क्योंकि ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर हो रहा है, तो ये बढ़ते चला जाएगा, और जब ये 1 मिलियन स्क्वायर का बड़ा एरिया पर एनम अगर डिक्लाइन होने लगे स्नो कवर में, तो इस इवेंट को हम लोग बोलते हैं ब्लू ओशन इवेंट, ठीक है। सो दिस इज द ब्लू ओशन इवेंट, और यही सिचुएशन आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं आइस फ्री। दैट इज व्हाई आई सेड कि आइस फ्री कहने का एग्जैक्ट मतलब ये नहीं है कि वहां पे आपको आइस दिखाई नहीं देगा, इस रेट पे डिक्लाइन होता रहेगा वहां का आइस कवर, तो हम लोग उसे बोलते हैं आइस फ्री, ठीक है। बट the only good news in this entire, obviously this is a very very bad news, but एक इकलौता गुड न्यूज जो इस पूरी सिचुएशन में हमें दिखाई दे रहा है, which is the ray of hope, कि आर्कटिक इज वेरी वेरी रेजिलियंट। अगर हम लोग अपने क्लाइमेट एफर्ट्स को बढ़ाएं तो हम लोग इस चेंज को न केवल अरेस्ट कर पाएंगे, बल्कि कि अपने आर्कटिक ओशन के आइस कवर को भी रिस्टोर कर पाएंगे। अगर हमारा क्लाइमेट एफर्ट्स इस डायरेक्शन में पॉजिटिव रहेगा कि हम लोग ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर को 1.5 डिग्री तक पर होल्ड कर पाए या उससे कम पर होल्ड कर पाए,
तो हम लोग अपने आर्कटिक ओशन के ग्लेशियर को बचा पाएंगे। ठीक है, सो यही न्यूज में चल रहा था। अब क्यों हो रहा है, व्हाई इज द ग्लेशियर मेल्टिंग इन आर्कटिक ओशन? ऑब्वियसली दिस इज, इसका प्रिंसिपल रीजन इज ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर। ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर, ये दैट इज द ग्लोबल वार्मिंग। ये बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हो रहा है, बट मेजरली इट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। मेजर फैक्टर्स जो ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन मेजरली, बट इनके अलावा SF6 भी है, HFC भी है, PFC भी है। So there are other gases, dinitrogen oxide also involved in global warming, but इसमें सबसे ज्यादा बड़ा contribution कार्बन डाइऑक्साइड का है, and if not for कार्बन डाइऑक्साइड, next important gas is the methane। ठीक है, reasons for decline as we discuss, ये सबसे important reason है कि global warming is taking place, but इसका ये जो global warming हो रहा है, we can call this as the albedo feedback loop। albedo feedback loop क्या होता है, पहले इसका मतलब समझे। albedo is the reflecting capacity। तो हमारे अर्थ पे जितना भी इनकमिंग सोलर रेडिएशंस आता है, सम ऑफ इट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द क्लाउड्स, सम ऑफ इट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द आइस कैप्स। ठीक है, सो ग्लेशियर्स पे, पोल्स पे जितने भी स्नो है वो सारे रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि क्योंकि ये व्हाइटिश इन कलर होते हैं, सो दे आर रेस्पॉन्सिबल। जो भी व्हाइट और लाइट कलर्स के होंगे दे विल बी एबल टू रिफ्लेक्ट बैक मेजरली। इफ इट इज डार्क इन कलर इट विल बी एबल टू अब्सॉर्ब हीट। ठीक है, तो ये जो स्नो कवर है, दिस इज एबल टू रिवर्ट बैक हीट, रिफ्लेक्ट बैक हीट, दैट इज द रिफ्लेक्टेबल कैपेसिटी और रिफ्लेक्शन कैपेसिटी व्हिच इज नोन एज एल्बिडो। ठीक है, अब एल्बिडो फीडबैक लूप कैसे काम करेगा कि हमारा आइस कवर कम होते जा रहा है, सो हमारा रिफ्लेक्शन कैपेसिटी कम होते जा रहा है, तो हम लोगों का अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ते जा रहा है। नाउ बिकॉज द अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इज इंक्रीजिंग, सो इट इज मेल्टिंग द ग्लेशियर्स फर्दर। ठीक है, अब अगर ग्लेशियर मेल्ट होगा तो ये पानी का फॉर्म लेगा, पानी विल बी, वाटर विल बी रिलेटिवली डार्कर, स्नो वाज रिलेटिवली लाइटर, सो वाटर विल स्टार्ट अब्सॉर्बिंग अगेन मोर हीट। तो ये दिस इज नोन एज द फीडबैक लूप कि आप रिफ्लेक्टिंग कैपेसिटी कम होते जा रहा है, which is leading to melting of the glacier. This melting of the glacier in turn reduces the reflecting capacity, so this is known as the albedo feedback loop. Albedo is the reflecting capacity of any object for that matter. Here we are talking about the glaciers. Now it is reducing over a period of time. ठीक है, next is the counter clockwise circulation. This is something which is taking place close to Siberia. ये counter clockwise circulation कैसा होता है कि अगर आप ग्लोब पे इमेजिन करो close to Siberia रशिया में, तो एक काउंटर साइक्लिकल और एंटी साइक्लोनिक मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से वो जो आर्कटिक का स्नो है इट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग टू डिफरेंट एरियाज। अब डिस्ट्रीब्यूट हो जाने की वजह से भी ओवरऑल कंसंट्रेशन ऑफ ग्लेशियर कम हो जाएगा, again reducing the albedo, again increasing the absorption rate. ठीक है, then darker ocean surface as compared to the white snow, because the ocean surface is blue, so this will be having greater absorption capacity which in turn will promote leading to warming of the oceans. ठीक है, and reluctance from the global platform, this is what we were discussing कि क्योंकि हमारा efforts climate change को arrest करने के लिए at the minimal and the maximal level, minimum level मतलब individual level पे, हमारा efforts at the individual level and the global platforms, countries का, international organizations का जो efforts है वो इतना sufficient नहीं है that we will be able to arrest this changing climatic conditions, and because of this lack of intention itself, वो intent की ही कमी है that we should arrest this climate change at 1.5 degrees. Because of that lack of intent at the individual level and at the international level, we have not been able to take any action so far. ठीक है, so these were the reasons of decline, but the impact, this is very scary, but that is correct कि बहुत सारी चीजें, if you are talking about the global impact will also be affecting India of course. ठीक है, if you are talking about the global impact, तो स्नो कवर का क्या काम होता है कि जो भी पोल्स पे स्नो कवर है, दिस इज यूज्ड फॉर हीट बजट मतलब whatever be the incoming solar radiation on the surface of earth, this is balanced out. तो जहां गर्मी ज्यादा पड़ रही है वहां से थोड़ी गर्म हवा, गर्म पानी पोल्स की तरफ जाएंगे, और पोल्स जहां पे कि इंसुलेशन कम है वहां से ठंडी हवा और ठंडा पानी इक्वेटर की तरफ आते हैं। दिस इज नोन एज द हीट बजट। ठीक है, अब इस हीट बजट को दो फैक्टर्स ड्राइव करते हैं, एक हो गया ओशन करंट्स, दूसरा हो गया प्रेशर बेल्ट्स। ठीक है, सो हीट बजट विल गेट अफेक्टेड क्योंकि the sole factor which was responsible for supply of cold water or cold air will reduce. So because of this heat budget, the ocean currents will मतलब जैसे कि cold currents जो होते हैं वो पोल से इक्वेटर पे आते हैं,
Now because you have a higher temperature here, so ये cold currents का जो difference होगा, difference in temperature होगा, that will keep on reducing. So the heat budget gets imbalanced because this was the supplier of cold water, this was the supplier of cold air. For example, polar cells, this was the supplier of cold air towards the temperate region. This will get affected. If we talk about water, तो यहाँ से colder waters नीचे की तरफ आते हैं, all of that will get affected. So we have so many cold currents being supplied from poles, which will all get affected, which will all reduce in its intensity because of this destruction or reduction in Arctic ice. ठीक है? So heat budget in दोनों conditions में affect होंगे, plus the biodiversity loss. Of course, we do have so many species which are specific to the Arctic Ocean, which will also reduce. ठीक है? Then we have the temperate cyclones. Temperate cyclones are created because of the lower temperatures at the poles. ठीक है? अब क्योंकि ये temperate cyclones ही नहीं, क्योंकि ये lower temperature poles पे नहीं बन पाएंगे, so we will not be having fronts. Fronts मतलब the mass, air mass to air mass interacting at a certain latitude. एक बहुत बड़ा आप समझ सकते, you can imagine it as a blanket of air. ठीक है? Very large size blanket of air which is hot at the temperate side, cold at the polar side. और ये दोनों जब interact करते हैं तो we call this as front. Now front का formation नहीं हो पाएगा and front is required for the formation of temperate cyclones. ठीक है? So because of the warming temperature at the Arctic Ocean, we will not be having formation of fronts, and if we do not have formation of fronts, we will not be having temperate cyclones, or there will be a decrease in temperate cyclones. ठीक है? And it will also reduce the global albedo. Albedo, as we discussed, is the reflecting capacity जो हमारे यहाँ clouds से reflect होता है sunlight, snow cap से reflection होता है sunlight का. All of this is going to get affected. ठीक है? This was the global impact. Now we talk about what will be the impact on India. ठीक है? Global impact will also be like rise in sea level, but we are studying these specific impacts with respect to India. So जो भी global impact होंगे, for example, reduced albedo, for example, reduced or changes in heat budget, in ocean currents, in pressure belts, all of this is definitely going to affect India also. ठीक है? But if we talk about India specific impact, तो ये हमारे monsoon को affect करेंगे. ठीक है? And drastically. So for example, cold currents, cold waves जो Bering Sea, Kara Sea के आसपास रहते हैं, it affects Indian monsoon. If it gets weakened, तो हमारा monsoon delay होगा, which will increase its unpredictability. ठीक है? It will become much more unpredictable. Secondly, it will also lead to increase in sea levels. Currently हमारे यहाँ we are already losing, or this is the increase in sea level, 6.5 centimeter per annum. This much amount of sea level is rising continuously in India. ठीक है? और इसमें भी कुछ states हैं जो ज्यादा witness कर रहे हैं, कुछ states हैं जो कम witness कर रहे हैं. For example, Gujarat and Tamil Nadu and West Bengal, these are witnessing the highest increase in sea levels. Coastal erosion जो है वो Odisha में ज्यादा हो रहा है because of temperate cyclones, because of tropical cyclones. So different coastal states are getting affected differently, but all of them are getting affected, and that is not a good news, because it will lead to coastal erosion also. Increased sea level will automatically lead to coastal erosions. ठीक है? Remember we discussed about temperate cyclones. Temperate cyclones weaken हो जाएंगे क्योंकि front का formation नहीं होगा, क्योंकि air mass नहीं है. तो because of this weakened temperate cyclones जो northern hemisphere में होते हैं, that gets extended up to Delhi. During winter season, Delhi experiences rainfall. ठीक है? और जो कि हमारे यहाँ wheat के productivity में help करते हैं. So our wheat productivity is dependent upon formation of temperate cyclones. If temperate cyclones are not formed, तो हमारे यहाँ winter rains affected होंगे, and consequently wheat production affect होगा. Wheat production. So this will put pressure on India to reduce its production of wheat. ठीक है? मतलब as a consequence, as a natural consequence, the production of wheat will come down, and overall we will lose our position of being the topmost exporter of wheat. India is currently the topmost exporter of wheat, which may not be the situation few years down the line. ठीक है? Plus the rising sea level, तो इसलिए तो हमारे farmers का भी economy affect होगा. So because of its effect on Indian monsoon, the overall farming community gets affected. ठीक है? Plus the rise in sea level will affect the mangrove ecosystem, क्योंकि mangroves are sitting at the coastal area, at the
ecotone at the junction between terrestrial and aquatic ecosystems. So mangroves में sea level rise होगा, it will get affected. Corals which have a very narrow specification कि उनका temperature conditions इतना ही होना चाहिए, salinity content इतना ही होना चाहिए, 33 ppm, 35 ppm, 27 to 30, close to 30 degrees इनका temperature conditions होता है. So they have a very narrow living conditions which gets affected क्योंकि sea level rise होगा तो obviously salinity affect होगी, incoming light affect होगा, it will affect the temperature. So in so many areas इनका जो livable narrow livable conditions होता है that will get affected. ठीक है? So that was the impact on India. Now talking about the geopolitical impact, if the overall Arctic Ocean is, let's say, it becomes ice free, तो वहां पे बहुत ज्यादा it has a very good reserves of oil and natural gas and rare earth elements also. Oil and natural gas, rare earth elements, fishing and deep sea mining can be carried out. And this is the reason why Russia is very much interested in creating the North Sea route. Russia is very much interested in creating the North Sea route क्योंकि एक large part of the Arctic Ocean is coming within the EEZ of Russia. So Russia will get the maximum benefit if the countries are trading using this trade route. ठीक है? So it will reduce the distance between Russia and Europe. Not only the distance, Russia will get the access of oil and natural gas. Russia will also be earning revenues out of the economics because the trading routes will be passing through its own EEZ. ठीक है? So ये था geopolitical impact. So with that we come to the end of this video. If you have any doubt, please do let us know in the comment section below. Thank you so much and all the very best.